Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article हम बात करेंगे मीथेन की, दूसरे आर्टिकल में हम बात करेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तीसरे में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी वर्सेस फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे एंड लास्ट में हम बात करेंगे प्लेसेस इन न्यूज में बॉन्डी बीच की। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आर्टिकल में आपको यह समझना है, अभी तक जो हम एस्टिमेट लगा रहे थे मीथेन का वो सब गलत साबित हो रहे हैं। अब मीथेन है क्या और कैसे ये रिलीज होती है? मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से, इवन लैंड फिलिंग से, एंड जैसे आपको एग्रीकल्चर में राइस आप प्रोड्यूस करते हैं उससे और लाइफ स्टॉक से प्रोड्यूस होता है। इंडिया का 15% जो मीथेन एमिशन आता है वो सिर्फ और सिर्फ इस लैंड फिलिंग की वजह से आता है, क्योंकि साइंटिफिकली हम लैंड फिलिंग को मैनेज नहीं करते हैं। अब वैसे ये ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है। अब ऐसी कई गैसेस हैं जिसमें हमने रेफरेंस के तौर पे यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रखा है, जिसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हम 1 लेके चलते हैं। ऐसे ही मीथेन का इससे 21 टाइम ज्यादा है कहीं ना कहीं पोटेंशियल। अगर नाइट्रस ऑक्साइड की बात की जाए तो 310 टाइम ज्यादा है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ऑलमोस्ट 150 से 11,000 टाइम ज्यादा है। पर फ्लोरोकार्बन का ऑलमोस्ट 6,000 से 9,000 टाइम ज्यादा है। एंड सबसे हाईएस्ट है सल्फर हेक्साफ्लोराइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, मतलब वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड से 23,000 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने का मादा रखती है। अब इंडिया में प्रॉब्लम क्या हुई? देखिए, अभी तक जो हम मॉडल फॉलो कर रहे थे उस मॉडल में हम फोकस करते थे अबाउट कि वेस्ट की क्या क्वांटिटी है और अजम्पशन लगाते थे, उसके बेसिस पे इस मॉडल के अंदर हम कैलकुलेशन करते थे। बट कुछ सैटेलाइट इमेजेस ने अभी ये बताया हमें कि ये कैलकुलेशन ऑलमोस्ट आपकी बिल्कुल गलत है, बिकॉज कार्बन एमिशन हमारे यहां पे यानी मीथेन एमिशन हमारे यहां पे ऑलमोस्ट आपका 10 टाइम ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इससे ना केवल ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है जिससे ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम इंक्रीज होगी, बट ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी है। कहीं ना कहीं जो क्लीन एनर्जी का सोर्स हो सकती थी आपकी मीथेन, हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। दूसरी प्रॉब्लम यहां पे हम ये समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इंडिया में बहुत अच्छा नहीं है। तो सैटेलाइट डाटा के साथ हम हॉटस्पॉट को तो कहीं ना कहीं डिटेक्ट कर सकते हैं, बट हमें ग्राउंड लेवल पे और बेटर वेरिफिकेशन की यहां पे जरूरत रहेगी। स्टेट लेवल पे कहीं ना कहीं डाटा का एक बहुत बड़ा गैप एग्जिस्ट करता है। हमें एक इन्वेंट्री तैयार करनी चाहिए, बिकॉज 2018 के बाद से कोई भी इन्वेंट्री यहां पे अपडेट नहीं हुई है। ऑलमोस्ट 7 साल का गैप है। स्टेट जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो कहीं ना कहीं टूथलेस टाइगर के तौर पे यहां पे आ रहे हैं, क्योंकि आपस में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिल रहा कि मीथेन एमिशन को कैसे कम करें। मोर ओवर अर्बन लोकल बॉडीज भी जो वेस्ट सेग्रीगेशन है इसको प्रॉपरली अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते कि भाई सैटेलाइट जो डाटा है उसमें कई जगह पे ऐसे इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर मीथेन एमिशन काफी अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। बट यहां पे हमें जरूरत यह है कि भाई हम कैसे ये इंश्योर कर सके कि हम नेशन वाइड मॉनिटरिंग कर सके, हम पूरा ग्राउंड लेवल पे यहां पे वैलिडेशन करें कि क्या आपका रियल मीथेन का एमिशन चल रहा है, स्टैंडर्ड्स क्रिएट करें, रियल टाइम बेसिस पे इसे ट्रैक करें, कहीं ना कहीं इसको हम स्वच्छ भारत मिशन के साथ लिंक करें एंड इसको नेशन वाइड सैटेलाइट कवरेज से हम कहीं ना कहीं प्रमोट करें कि हम कार्बन एमिशन के अंदर, स्पेशली अगर हम बात करें तो मीथेन एमिशन के ऊपर हम कंट्रोल कर सकें। अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। मतलब एक ऐसा रिलेशन, इकोनॉमिक रिलेशन, जहां पे आप सामने वाली कंट्री के साथ टैक्स बैरियर को कम करते हैं। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपके टैरिफ्स को और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करता है और ये दो पार्टनर कंट्री के बीच में होता है। अब हिस्टोरिकल हमारी जो स्टडीज है वो ये बताती है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके बहुत ज्यादा खुश नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया को इससे नुकसान ही हुआ है। जैसे आसियान कंट्री की अगर हम बात करें, साउथ ईस्ट एशिया की जो इकोनॉमीज है, इनसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था एंड कहीं ना कहीं इससे हमारा जो ट्रेड का बैलेंस है इनके साथ वो डिसरप्ट हुआ है। अब क्या होता है कि चाइना इनके पास सामान भेजता है, वहां से रीपैक होके चाइना का जो गुड है वो इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं एंटर कर रहा है एंड चाइना के साथ हम उतना अच्छा ट्रेड रिलेशन नहीं रखते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हमारे नहीं है। अब
अभी के लिए इंडिया, ओमान, चाइल्ड, इजराइल, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यूके, ऐसी कई कंट्रीज के साथ, इवन यूरोपियन यूनियन, यूएस, कई कंट्रीज के साथ ट्रेड डिप्लोमेसी के ऊपर फोकस कर रहा है। अब एलपीजी रिफॉर्म के बाद से ये एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। हमने आरसीईपी, एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप थी जिसके ऊपर फोकस किया था, बट ऑल्दो लास्ट मोमेंट पे हमने उससे विड्रॉ कर लिया। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए नई मार्केट्स को हम तलाश सकें। तो कहते हैं कि भाई इकोनॉमिक गेन बहुत कम होते हैं, वैसे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो सेक्टर है वो गेन करता है, बट जो इंपोर्ट में कंपटीशन आता है उसकी वजह से काफी सेक्टर्स के ऊपर नेगेटिव असर भी पड़ता है। हमारे सर्विस सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करता है यहाँ पे, बिकॉज सर्विस सेक्टर के ऊपर काफी सारे रिस्ट्रिक्शन लगे होते हैं। एंड इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी नॉन टैरिफ बैरियर कि भैया आपके सेब है, इसमें भैया हमें केमिकल की मात्रा ज्यादा मिली है, कई बार ऐसा कह देते कि एफ्लाटॉक्सिन मिला आपके किसी प्रोडक्ट में, तो उसकी वजह से कई बार हमारे ट्रेड को डिसरप्ट कर देते हैं ये। इवन अगर आप डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ डिफंक्ट पड़ा है, कहीं ना कहीं जो पॉलिसीज है डब्ल्यूटीओ के अंदर मल्टीलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने की वो डिफंक्ट पड़ी है। एंड अभी जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन के साथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें सबको पता है कि भैया यूएस और चाइना के बीच में एक अनसीन, आप ये कह सकते हो कि अनसेड एक कोल्ड वॉर चल रहा है, जहां पर हर कंट्री कोशिश कर रही है कि कैसे अपनी सप्लाई चेन को इंश्योर कर सके। एंड इंडिया भी इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। तो यहां पे हम कई रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट और पार्शियल ट्रेड एग्रीमेंट यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ये है कि हम इंडिया के एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं, बट साथ के साथ ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस करना हमारी प्रायोरिटी रहेगा। स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस चाइना राइवलरी का हम फायदा उठाना चाहते हैं। हम अपने ट्रेड पार्टनरशिप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं कि भाई अकेले यूएस के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो ट्रेड ऑफ की अगर हम बात करें तो यहां पे हमें डोमेस्टिक कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा, रेगुलेटरी रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे एंड अपनी एक्सपोर्ट रेडीनेस के ऊपर फोकस करना होगा। वैसे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है, जिससे कहीं ना कहीं हम एक्चुअल में ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर सकेंगे ऐसी इकोनॉमीज के साथ। तो आइए अब बात करते हैं फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद एक चीज को तो हम इंश्योर कर पाए, दैट इज फूड सिक्योरिटी, जहां पे इंडिया हर साल 330 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंड इससे इतना अनाज पैदा हो जाता है कि हम अपने लोगों को भूखा नहीं मरने देते। मतलब कैलोरी सिक्योरिटी तो हम यहां पे इंश्योर कर रहे हैं कि आपको भूखा नहीं मरने देंगे, बट एट द सेम टाइम आपको अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट के अंदर हमें पता लग रहा है। ऑल्दो गवर्नमेंट यहां पे 2 लाख करोड़ रुपए एनुअली स्पेंड करता है फूड सब्सिडीज के ऊपर, बट स्टिल इसके बावजूद अंडर 5 बच्चों में स्टंटिंग का रेट 35.5% के आसपास है। वेस्टेज का जो रेट है 19% है। स्टंटिंग मतलब हाइट अच्छे से ग्रो ना कर पाना, ये क्रॉनिक आप ये कह सकते हो कि डेफिशिएंसी का मार्कर रहता है। अंडर न्यूट्रिशन में कहीं ना कहीं आपको वेस्टेज देखने को मिलते हैं, वेट प्रॉपर नहीं होता है बच्चे का। फिर चाइल्ड और वुमेन्स की बात की जाए, ऑलमोस्ट 67% एंड 57% रिस्पेक्टिवली आपको अनीमिया देखने को मिलते हैं। वुमेन एंड मेन दोनों में आपको ओबेसिटी भी देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि पिछले कुछ समय में ऑलमोस्ट 12% के साथ इंडिया के अंदर अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग मार्केट जो है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे ये पिज्जा, बर्गर एंड एवरीथिंग। एंड इससे हाई सॉल्ट, शुगर एंड फैट इनटेक इंक्रीज हो रहा है एंड इससे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है। अब कहते हैं कि देखो, ऑल्दो हम एडुकेट अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू सफिशिएंट कैलोरीज को तो इंश्योर कर पा रहे हैं, यानी फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर की है, बट कहीं ना कहीं प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, सेफ फूड, हेल्थ सर्विसेज एंड डाइटरी डाइवर्सिटी को हम यहां पे प्रमोट नहीं कर पाए, इसमें हम फेल करें। अब इसके पीछे रीजन क्या है? जैसे पीडी स्कीम की बात करें, चलो आप पहले एमएसपी की बात करें। एमएसपी के बेसिस पे जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो राइस और व्हीट की ही की जाती है, ऑलमोस्ट 75%। 10% पल्सेस की रहती है, जो प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स है इंडिया के अंदर, खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं जैसे कि मैं। अब पर कैपिटा पल्स कंजम्पशन 1960 के मुकाबले में थोड़ी कम हुई है, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम है। वैसे WHO और कई आपकी ऑर्गेनाइजेशन जैसे फाओ कहती है कि एटलीस्ट आपको 5 ग्रुप ऑफ फूड को डेली कंज्यूम करना चाहिए,
बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 11% बच्चे ऐसे हैं जो ये मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट को फॉलो कर पा रहे हैं। बाकी 50% बच्चे ऐसे भी हैं जिनको डेली बेसिस पे फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी आप नहीं देख पाते हैं। तो कहते हैं कि भाई हेल्दी डाइट्स के अंदर कैलोरी एडुकेट होना जरूरी है, बट उसके साथ साथ प्राइस एंड कहीं ना कहीं सेंटिटी को भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा न्यूट्रिशन की। बट ये एक प्रॉब्लम है कि हम न्यूट्रिशन की वैल्यू को वहां पे मैनेज नहीं कर पा रहे। तो कहते हैं हमने फमाइन तो प्रिवेंट किया, बट कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड करने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए उसको हमने सेक्रीफाइस कर दिया। पब्लिक प्रिक्योरमेंट की अगर बात करें, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए था, बट वो नहीं देखने को मिला। इवन अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सब आपके एक दूसरे से कनेक्टेड है, बट इंडिया के अंदर ये साइलॉस यानी एक अलग अलग कंपार्टमेंट में आपके काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो फूड एनवायरनमेंट है उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं। एंड आज भी माल नरिशमेंट की वजह से 3% इंडिया की जीडीपी का नुकसान होता है। तो हमें पब्लिक प्रिक्योरमेंट के अंदर पल्सेस एंड मिलेट्स को इंक्लूड करना चाहिए। हमें फूड बास्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे उड़ीसा और कर्नाटका ने किया। मील और आंगनवाड़ी के अंदर हमें यहां पे न्यूट्रिशियस फूड को सर्व करना चाहिए। मैंडेटरी फ्रंट पैकेज लेवल को जैसे चाइल्ड में मैंडेटरी किया गया है, उसको आपको इंश्योर करना चाहिए। आप बताएं कि एक्चुअल में आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो कितना गलत काम कर रहे हैं आप। तो ये चीजें काफी हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं बॉन्डी बीच की, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो बाप बेटों ने एक टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दिया। वैसे इसको आप कह सकते हैं लोन वुल्फ अटैक, जिसमें एक आइडियोलॉजी से इंस्पायर होके कुछ गिने चुने लोग जो टेररिस्ट नेटवर्क से शायद जुड़े भी ना हो, ऐसे लोग कुछ टेरर एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। मतलब यहां पे ISIS टाइप ऑफ एक अटैक को कंडक्ट किया गया ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पे। अब बॉन्डी बीच की लोकेशन की बात करें तो यहां पे ये लोकेटेड है, वन ऑफ द हॉटस्पॉट है टूरिस्ट का आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहां पे एक जूइश फेस्टिवल का आप कह सकते हो कि सेलिब्रेशन चल रहा था, हनुका इवेंट का, एंड जिसपे ये अटैक हुआ एंड जिसमें 12-13 लोगों की डेथ हो गई। शायद मैंने रीसेंट रिपोर्ट पढ़ी थी तब 15 लोगों की डेथ हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में तो बात है ही है, बट कहीं ना कहीं ये एक ट्रेंड को, ग्लोबल ट्रेंड को भी रिप्रेजेंट करती है, जहां पे रिलीजियस टारगेटिंग की जा रही है, स्केल ऑफ वायलेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। साथ के साथ ये कहीं ना कहीं ये भी बता रही है कि आज की डेट में नॉट जस्ट इंडिया में दिल्ली अटैक की या पहलगाम अटैक की बात करें, इवन वर्ल्ड में कहीं भी आप सेफ नहीं है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट रेडी फॉर दिस। अब वैसे ऑस्ट्रेलिया का कोस्टल मरीन इकोसिस्टम का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आपको इंटरटाइडल लाइफ, सी वर्ड्स एंड नियर शोर मरीन लाइफ आपको देखने को मिलती है। कोस्टल इरोजन, वाटर क्वालिटी एंड पोल्यूशन के कारण इस एरिया में थोड़ी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। अब बात ये आ जाती है कि जब ये जो लोन वुल्फ अटैक किए जाते हैं, इसमें सॉफ्ट टारगेट रहते हैं ओपन एंड क्राउडेड प्लेसेस। खासकर अभी रिसेंट टाइम में जहां मैंने देखा था तो जर्मनी में कुछ एरियाज में क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर बैन कर दिया गया है। इवन फ्रांस में भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन के ऊपर कुछ मेजर इवेंट्स को कैंसिल कर दिया गया इन अटैक को ध्यान में रखते हुए। तो कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं सोशल एंड गवर्नेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। जैसे इस तरह के जो हेट क्राइम देखने को मिलते हैं, इससे कहीं ना कहीं मल्टीकल्चरल हार्मनी के ऊपर एक स्ट्रेन पड़ेगा। बिकॉज आप माने या ना माने, ऑस्ट्रेलिया में पहले ही रेसिज्म बहुत ज्यादा था। अब इससे आने वाले समय में इन दो लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आपको फेस करने को मिलेंगी। अब पुलिसिंग एंड सर्वेलेंस एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन के मेजर के ऊपर फोकस करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। तो वैसे बॉन्डी की बात की जाए तो मोस्ट आइकॉनिक बीच है ऑस्ट्रेलिया का, एंड यहाँ पे कहा जाता है कि भैया हमें अर्बन काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी के ऊपर फोकस करना चाहिए एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए रिलीजियस मिनॉरिटी को। अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हेल्थ एंड एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो दीज वर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे डिस्कस करनी थी। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।